डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर के मुताबिक 14 नंबर इसका नंबर बनता है। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस किया था। ऑर्स्टेड उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। वो डिस्कवरी क्या थी? तो एक बड़ा फेमस जुमला है, आप बिल्कुल बाकायदा जानते हैं वो, कि व्हेनेवर करंट passes through the conductor, magnetic field develops around the conductor। जब लोगों को इस बात का पता चला कि करंट की मदद से हम मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट की तवज्जो इसके अपोजिट की तरफ गई कि क्या हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेट की मदद से जो है वापस करंट या बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स, लॉज और उन तमाम बातों को स्टडी करेंगे जिसमें मैग्नेट की मदद से बिजली किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एज ए डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of all those principles and laws which explain the production of electricity through magnetism or through magnet। अगर हम इस तरह भी लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम प्रिंसिपल्स और लॉज को ज़ेर बहस लाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना मैग्नेट की मदद से किस तरह से होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया कि मैग्नेट की मदद से हम बिजली कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उन तमाम नामों में मैं माइकल फैराडे का जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि जो फाइनल ब्रेक थ्रू मिली वो माइकल फैराडे को मिली। माइकल फैराडे ने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जिसकी मदद से उसको फाइनली आइडिया मिला, और आज हम उस आइडिया को किस नाम से जानते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से मैं सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ज़िक्र करूँगा जिससे उसको बिल्कुल फाइनल आइडिया मिला कि हमारे पास मैग्नेट की मदद से बिजली हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1
माइकल फैराडे ने जो एक्टिविटी नंबर 1 कंडक्ट की, वो एक्टिविटी इस तरह की है कि उसने एक कॉइल बनाया, इस तरह का कंडक्टिंग वायर का एक कॉइल बनाया, इसके साथ गैल्वानोमीटर को अटैच किया और उसने एक मैग्नेट लिया जिसको हम कॉइल की तरफ भी मूव करेंगे और कॉइल से अवे भी मूव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसने जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी। हम ऑलरेडी इससे पहले ये डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि गैल्वानोमीटर क्या करता है। ये एक सेंसिटिव सर्किट कंपोनेंट है जो कि छोटे से छोटे करंट को भी बआसानी डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट जो है वो आ गया है। तो मैग्नेट अगर हम कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो गैल्वानोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन देता है, और अगर हम इसी मैग्नेट को वापस पुल बैक करते हैं तो फिर गैल्वानोमीटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। ये एक्टिविटी माइकल फैराडे ने कंडक्ट की, बार बार कंडक्ट की, और फिर इस पे सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं कि जब ये नॉर्थ पोल मैग्नेट की तरफ कॉइल की तरफ जा रहा है तो गैल्वानोमीटर ने इस साइड पे डिफ्लेक्शन दी, और जब ये नॉर्थ पोल वापस हम पुल बैक करते हैं तो गैल्वानोमीटर भी अपनी डिफ्लेक्शन अपोजिट कर देता है इस तरफ। ये एक एक्टिविटी थी जो कि माइकल फैराडे ने कंडक्ट की और उसको सोच पे मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 के लिए उसने 2 इस किस्म के सर्किट्स अरेंज किए। ये एक कॉइल है जिसके साथ ऑन ऑफ स्विच भी अवेलेबल है, और यहाँ पे इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। ये है हमारे पास ऑन ऑफ स्विच, और ये है बैटरी, और इसी के साथ एक दूसरा कॉइल उसने रखा बिल्कुल इसके करीब, और उसके साथ गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया, उसके साथ गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। उसने क्या ऑब्जर्व किया माइकल फैराडे ने कि जब उसने यहाँ पे करंट को क्लोज किया तो करंट उसने यहाँ पे क्लोज किया, करंट को उसने ये यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन जो गैल्वानोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इस दूसरे कॉइल के साथ, तो गैल्वानोमीटर ने वहाँ पे डिफ्लेक्शन दी। ये भी माइकल फैराडे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन एक बात थी कि सर्किट वो क्लोज यहाँ पे करता है और गैल्वानोमीटर जो कि यहाँ पे इस कॉइल के साथ अटैच है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो गैल्वानोमीटर तो एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे करंट जो ही फ्लो शुरू करता है तो वहाँ पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। जब उसने यहाँ पे सर्किट को वापस ओपन किया, तो जब सर्किट को वापस ओपन किया तो ओपन करते वक्त गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दी। तो मैं यहाँ पे आपको ज़रा हाथों के इशारे से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या बना। जिस वक्त यहाँ पे सर्किट क्लोज हो गया, एग्जैक्ट उसी लम्हे गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, और जिस वक्त उसने वापस सर्किट को ओपन किया तो गैल्वानोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दी। यहाँ पे आपके जहन में डेफिनेटली ये एक सवाल आता है कि क्लोज करते वक्त डिफ्लेक्शन मिल गई, अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट नंबर 1 में करंट फ्लो कर रहा है, क्या इस वक्त भी गैल्वानोमीटर रेगुलरली डिफ्लेक्शन देगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, सिर्फ क्लोज करते वक्त उसने डिफ्लेक्शन दी और जब सर्किट को ओपन किया उस वक्त भी डिफ्लेक्शन दी।
अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि क्या ये दोनों डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर के ये सेम डायरेक्शन में थे, तो इसकी वजाहत ये है कि नहीं, क्लोज करते वक्त अगर गैल्वानोमीटर ने राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दी तो फिर ओपन करते वक्त गैल्वानोमीटर अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन देगा। तो क्लोज करते वक्त अगर गैल्वानोमीटर ने, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ, वो तो सर्किट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का सर्किट बना रहे हैं, तो अगर क्लोज करते वक्त गैल्वानोमीटर ने राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दी तो ओपन करते वक्त फिर गैल्वानोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। ये वो दो एक्टिविटीज़ थी जिसके बेसिस पे माइकल फैराडे सोच में पड़ गए और आखिरकार उसने अपनी इल्म की रोशनी में, अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की रोशनी में उसने आखिर में जो रिज़ल्ट डिस्कवर किया, तो आज वो रिज़ल्ट हम माइकल फैराडे के नाम से मशहूर है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि वेन एवर अ कॉइल इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर क्या होता है, EMF इंड्यूसेस इन दैट कॉइल such that the magnitude of that induced EMF is directly proportional to the number of turns in that coil or directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So हर लॉ की एक स्टेटमेंट होती है, तो इस लॉ की स्टेटमेंट है कि this law states that if a coil is placed under the influence of a variable magnetic flux, then EMF induces in that coil such that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the number of turns in that coil and rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux, तो ये rate of change of magnetic flux है और ये कैपिटल N से मेरा यहाँ पे मतलब है number of turns in that coil.
तो माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और जितनी भी इस लॉ को डिक्लेयर करने से पहले जितना भी प्रैक्टिकल वर्क उसने किया, ये उस प्रैक्टिकल वर्क की एक समराइज्ड किस्म की स्टेटमेंट है, जिसको मैंने कहा कि ये माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। सो दिस लॉ स्टेट्स that whenever a coil is placed under the influence of a variable magnetic flux, EMF induces in that coil such that the magnitude of that induced EMF is directly proportional to the number of turns in that coil and rate of change of magnetic flux. यहाँ पे मैं ज़रा इसकी वजाहत करता चलूँ कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारा मतलब ये है कि अगर हम ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब तो ला रहे हैं लेकिन स्लोली ला रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो कम होगी। इसका मतलब है बहुत कम करंट इंड्यूस होगा, और करंट बगैर ईएमएफ के तो पैदा ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम उसको ज़रा फास्ट तरीके से करीब लाएंगे, तो अगर हम मैग्नेट को फास्ट तरीके से करीब लाएंगे तो इस पे जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होगा वो भी बहुत कम वक्त में एक लो वैल्यू से हाई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा तो एक्सपेरिमेंटली उसने ये ऑब्जर्व किया कि फिर यहाँ पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है करंट ज़्यादा होगा तो करंट तो ईएमएफ की वजह से इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। हम एज ए जनरल रूल जानते हैं कि हम जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे मैं के लिख रहा हूँ और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो इन एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स अगर हम एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये एग्जैक्टली 1 के बराबर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर 1 लिखना और ना लिखना एक बराबर है। तो हमारे पास यही इक्वेशन 1 इस शक्ल में आ जाएगी कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा n, और ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन 2। ये हमारे पास फार्मूला है जिसे हम कहते हैं कि इस फार्मूला के तहत एक कॉइल में जो कि एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ हो जहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो इस फार्मूला के मुताबिक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये माइकल फैराडे का ओरिजिनल फार्मूला था। माइकल फैराडे ने इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के हवाले से तमाम डिस्कशंस की, लेकिन उसको ये अंदाज़ा अपने रिसर्च के थ्रू ना हो सका कि जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे करंट इस्टेब्लिश करेगा इस सर्किट में, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट के हवाले से जो रिज़ल्ट है वो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं लेंज के नाम से। तो लेंज ने फिर फर्दर रिसर्च करके उस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो उसने फिर मालूम किया। तो आज हम लेंज की जो डिस्कवरी है जिसकी वजह से उसने इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को मालूम किया, तो वो अब हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ ने लेंज़ लॉ जब मुतारिफ हुआ, लेंज ने जब अपनी रिसर्च कंप्लीट की और लोगों से अपना आइडिया शेयर किया, तो उसके बाद जो है माइकल फैराडे ने अपने फार्मूला में नेगेटिव साइन इंड्यूस किया। तो मैं यहाँ पे इस फार्मूला में नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, लेकिन ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ लेंज़ लॉ की डिस्कवरी की वजह से है। एक लम्हे के लिए हम एज्यूम करते हैं कि अगर लेंज अपनी रिसर्च ना करता और इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में कौन सा बनता है ये इस बात का पता हमें ना लगता, तो माइकल फैराडे के ओरिजिनल फार्मूला में ये नेगेटिव साइन नहीं था। ये फिर बाद में उसने इंट्रोड्यूस किया लेंज़ लॉ की डिस्कवरी के बाद। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि हेयर the negative sign is in accordance with Lenz's law. Here the negative sign is in accordance with the Lenz's law.
तो ये हमारे पास है माइकल फैराडे की वो डिस्कवरी कि जिसकी मदद से आज हम इस काबिल हैं कि मैग्नेट या मैग्नेटिज़्म की मदद से